अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट आज स्लाइटली नेगेटिव क्लोजर हुआ है। हम देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे। इंट्राडे हाई की बात करें तो यहां भी एक पॉजिटिव एक्टिविटी देखी जा रही थी। 45,000 अबव मार्केट का क्लोजर। इट मीन्स के रमज़ान में भी एक्टिविटी मजीद दिखाई दे रही है। फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं और इसके साथ साथ वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन भी मार्केट के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं आज भी मार्केट के अंदर वही कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स में बाइंग देखी गई और उन्हीं में ज़्यादातर काम हुआ। वॉल्यूम्स वाइज की बात करें तो वहीं पे ज्यादा वॉल्यूम्स कैटर किए गए। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,399.78 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 45,626.88। हम देख रहे हैं इंट्राडे हाई में 45,500 साइकोलॉजिकल अबव इंट्राडे हाई गया है। लोअर वाज 45,226.18 एंड फाइनली क्लोजर 45,306.54 यानी कि 93.24 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 387.90 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 44.63 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू वाइज भी आज अच्छा काम हुआ है 19.37 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी। टीआरजी पागस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 8.21 के इजाफे के साथ 173.22 पे क्लोजर। 46.75 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। डब्ल्यूटीएल सेकंड स्कोर पे 0.12 का डिक्लाइन 1.61 पे क्लोजर। 42.89 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली यूनिटी फूड्स 0.05 का माइनर डिक्लाइन 32.43 पे क्लोजर। 37.61 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं वही स्क्रिप्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो डेली बेसिस पे लास्ट 3 वीक्स और 4 वीक्स से पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज हम टॉपिक ऑफ द डे में डिस्कस करने वाले हैं कराची के इश्यूज जो कि बिजनेस कम्युनिटी फेस करती है, डेली बेसिस पे फेस करती है, ऑफिसेज के लोग फेस करते हैं। ये रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। इस वक्त मुल्क में जहां दीगर समाजी, सियासी और मुआशी मसाइल हल तलब हैं, वहीं ताजिर तबका जो कि किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, उनके मसाइल भी हल के मुंतजिर हैं। बिजली और गैस की लोड शेडिंग और बंदिश के साथ साथ महंगाई में इजाफा भी तरक्की के अमल को न सिर्फ रोकता है बल्कि तनज़्ज़ुली की जानिब ले जाता है। एक जानिब वफाकी हुकूमत कराची पर तवज्जो मरकूज करके बैठी है, दूसरी जानिब शहर में डकैती, चोरी, राहजनी की वारदातों में होने वाला इजाफा ताजिरों समेत शहरियों को खून के घूंट पीने पर मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां बड़ा शहर होने के नाते कराची अपनी तमाम तर खूबियों और रानाइयों के बावजूद न सिर्फ अपने अंदर कई मसाइल समोया हुआ है बल्कि इसकी मुश्किलात में रोज अफजू इजाफा भी होता जा रहा है। कहते हैं कराची जो कि एक पुरसुकून, सरत और हरफत, शफकत और रोजगार का सबसे बड़ा मरकज है, जाने किसकी नजर लग गई है। यहाँ के बासी न सिर्फ अपनी जानो माल को गैर महफूज समझने लगे हैं बल्कि नए आने वाले कारोबारी हजरात भी पैसा इन्वेस्ट करने से कतराने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी कराची न सिर्फ अपने आप को कायम रखे हुए है बल्कि तरक्की की मनाजिल तय करने पर तुला नजर आता है। इसी के साथ साथ इंसानी मसाइल को पेश नजर रखना भी अहम है। पीने का साफ पानी जो कि जुज़्वे लाजिम है अभी तक कराची के कोने कोने में मयसर नहीं है। कराची शहर का एक बड़ा मसला जगह जगह कचरे के ढेर भी हैं। कराची में रोज हजारों टन कचरा पैदा होता है जिसमें से आधा उठा लिया जाता है और आधा सड़कों की जीनत बना रहता है, जिसकी वजह से शहर कराची का हुस्न मांद पड़ रहा है। सिंध हुकूमत ने एक कचरा फेंकने और कचरा जलाने पर पाबंदी तो लगा दी मगर शहर को कचरे से पाक करने के अदालती अहकामात पर अमल दरामद भी होना बाकी है। एग्जैक्टली कराची बिजनेस हब है और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो वो तमाम चीज़ें, वो बेसिक नेसेसिटीज़ मिसिंग दिखाई देती हैं कराची जैसे बड़े शहर के अंदर, जिसमें बिजनेस के हम कहेंगे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उनको डेली बेसिस पे अवेल किया जा सकता है। लेकिन इश्यूज़ होने के बावजूद कराची सम हाउ सर्वाइव कर रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासीन करीम डेडी साहब, आप CEO हैं AKD मैनेजमेंट के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप ठीक है? थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि कराची के प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, बिजनेस कम्युनिटी की बात की जाए, सबसे पहला जो सिटी चूजन होता है वो कराची होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, और अगर दुनिया में बात करें सिटीज़ के मसाइल की तो वहाँ भी कराची का ही नाम आता है। प्लीज़ योर टेक ऑन। देखिए, कराची के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अगर हम कैटर करने जाएँ, क्योंकि हमारा पहले वेल प्लान्ड सिटी नहीं था। जब
1965 में प्लान हुआ तो आप देखें नॉर्थ नाज़माबाद ये जो नॉर्थ कराची ये सारे वेल प्लान थे। उस चीज़ को हमने फॉलो किया नहीं। बिल्कुल। अब जब बाकी जो सिटी डेवलप हुआ वो हैपहैज़र्ड वे में डेवलप होता चला गया, कहीं हाईवेज़ पे सिटीज़ बन गई, कहीं हाईवेज़ के अलावा, यानी कोई सिस्टमेटिक नहीं हुआ। क्योंकि जब सिटीज़ प्लान होते हैं तो 50 साल 100 साल के लिए प्लान किए जाते हैं। उसके लिए पूरा एक विजन होता है कि इसके अंदर हम पानी की फैसिलिटीज़ के अलावा सीवेज का निज़ाम भी होता है। इसके अलावा वाटर, रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर वो भी रखा जाता है ना सिस्टम में, ताकि वो उसके डैम्स बनाए जाते हैं ताकि स्टोरेज की जाए। तो उसको प्रॉपर प्लान किया जाता है। अच्छा, ना हमारे यहाँ पानी की सहूलत, आपको सबको पता है कि वाटर बोर्ड पानी पहुँचा ही नहीं सकती है। मेजॉरिटी घरों पे पानी मिलता नहीं है काफ़ी एरियाज़ के अंदर। इसी तरीके से आपके अगर हम देखें तो सेवरेज का भी निज़ाम सही नहीं है। कचरा वगैरह का कचरे का जो सिस्टम है वो भी आपका अभी तक सही नहीं हो सका है। इसलिए हमें एक सिस्टम पे ये करना चाहिए कि यानी सिटी के जैसे कराची शहर है तो इसमें जो टाउन कमेटीज़ थी उसके लेवल पे सिटीजन्स को आना चाहिए। सिटीजन्स उस टाउन कमेटीज़ को बनाएं, उसको मॉनिटर करें और इन लोगों के साथ अलाइन होके इनसे काम सिटीजन्स मिल के लें। मैं ये समझता हूँ कि इससे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। सर, पानी की बात कर रहे हैं आप, तो पानी से ही स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम्स में। अगर पानी घरों में नहीं आता लेकिन हाइड्रेंट्स में आता है, डिफरेंट जगहों पे आता है, आप टैंकर को ऑर्डर दें वो फ़ौरन आपके घर में आ जाएंगे, लेकिन पानी आपके यहाँ मैसर नहीं है, तो ये कहाँ इश्यूज दिखाई देते हैं? पॉलिटिसाइज नहीं हो गया मामला? यानी कि अगर इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए, इसको थोड़ा अलहदा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखिए, हाइड्रेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये वाटर बोर्ड ने खुद ही हाइड्रेंट्स रखे हुए हैं ना अपने। कुछ हाइड्रेंट्स इनके अपने हैं और कुछ जो है प्राइवेट लोग चला रहे हैं। अब जो प्राइवेट लोग हैं वो मेरे ख्याल से बोरिंग से चलाते हैं और बाकी जो हाइड्रेंट्स हैं। आप डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, वाटर बोर्ड के जो हाइड्रेंट्स हैं वहाँ इनके पास अच्छा खासा पानी आता है, सही है ना, तो इसीलिए वो वहाँ पे हाइड्रेंट्स पे दस्तयाब है, तो इसीलिए वो आपको मिल जाता है। अब नेचुरली पूरा शहर के अंदर पानी को पहुँचना करना तो वो नहीं पहुँच सकता है। वो इनको वाटर बोर्ड को करना चाहिए कि वो पहुँचाएं पानी, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट में भी पानी की कमी होती है, तो प्रोडक्शन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, इंडस्ट्री है तो रिक्वायरमेंट तो होगी, उसकी प्रोडक्शन उसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हम लोगों के पास पानी की शॉर्टेज है। अगर प्रॉपर प्लान किया जाए, अब जैसे एक तो आ गया दावे जी स्टेशन से आता है, दूसरा वहाँ से आ रहा है आपके हब वाले से आ रहा है, तो ये सारा को प्लान करके किया जाए और इनको दिया जाए तो भी। लेकिन एक्चुअली देखें, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है कि बीच में पानी भी लीकेज होता है, लाइन लॉसेस बहुत लंबे हैं, तो वो लाइन लॉसेस की वजह से भी ये लोग चले इसको इजी कर लेते हैं। आपका ताल्लुक सीमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, तो आप समझते हैं कि उन इंडस्ट्रीज के अंदर पानी की वजह से क्या मसाइल पैदा होते हैं? तो वहाँ आपको प्रॉब्लम्स पानी की वजह से मसाइल तो सब जगह होते हैं। जैसे एक कंस्ट्रक्शन कहीं भी हो रही है तो वो भी टैंकर से ही हो रही है। कोई कहीं ये नहीं है कि लाइन का पानी आ रहा है और कहीं लाइन के पानी से हो जाए, क्योंकि मेजॉरिटी कराची शहर में इस वक्त टैंकर्स ही पे गुजारा है। जैसे DHA के अंदर आप समझ लें 95% पानी टैंकर्स का है। अब जैसे DHA के अंदर एक प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने वो लगा लिया है, आपके रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगा के वो लोग पानी दे रहे हैं, बट दैट इज़ एक्सपेंसिव। तो ये भी चीज़ें हैं कि अब हमें मिल के इनके साथ बैठना चाहिए कि भाई इसका कोई हल निकालो पानी का, क्योंकि ये हमें टेकअप करना होगा। हमें टेकअप इस तरीके से करना होगा, सिटीजन्स की अपनी एक लाइजन कमेटी बना लें जो इस मौजू के ऊपर, जैसे पानी का हो गया, बिजली का हो गया, और हर एरिया के अंदर वो इनसे बैठ के लाइजन करें, ताकि वो है ना हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, बैठ के निकालना होगा। सर, पानी से मिलता जुलता सीवेज का अगर इंतजाम देखें तो यहाँ कितनी प्रॉब्लम्स पाई जाती है, और अगर बारिश हो जाती है तो यू हैव नो आइडिया। आई थिंक यू हैव आइडिया, कराची आइट को हर किसी को आइडिया है। तो आप समझते हैं कि इस पे भी निज़ाम को बेहतर होना चाहिए? फिर जब बारिशें आएंगी तो फिर सोचा जाएगा इस बारे में? ये हमें देखें, मैं यही कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट तो अपनी सतह पे जो कर रही है करे, हमें खुद इसमें इन्वॉल्व होना होगा, लाइजन कमेटियाँ बनानी होंगी
सबसे पहले बैठ के, ताकि हम इनसे खुद बैठ के पूछेंगे भाई अभी से हम जागे। गवर्नमेंट की जो सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, तो वो कैसे देख रहे हैं आप? फिर वो क्या कर रही है जब सारा कुछ सिटीजन्स को खुद करना है? नहीं, सिटीजन्स को तो करना है, मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि सिटीजन्स को करना है, करना गवर्नमेंट नहीं है। सिटीजन्स ने सिर्फ लाइजन करना है, इनके साथ बैठ के प्लान देखना है कि ये प्लान को एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए ना, हर आदमी खुद तो नहीं आएगा ना, जो मिनिस्टर है वो भी किसी स्टाफ को लगा हुआ होगा ना। तो बेसिक ये है कि अगर सिटीजन्स अपनी एक लाइजन कमेटी बना ले और वो इसको अपना टेकअप करें और उनसे कहें कि भाई ये चीज़ आपने अगर कोई की है तो इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमें इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हर एरिया, जैसे आप बहादुराबाद है, जमशेद क्वार्टर है, आप चले जाएं क्लिफ्टन आ गया, तो हर मेन एरियाज है ना, तो इन मेन एरियाज के अंदर हमें एक एक कमेटी बना के उन लोगों को डिप्यूट यानी आपस में सेलेक्ट करके उनको आगे करना चाहिए और उनको लगाना चाहिए ताकि वो लग के इसके ऊपर काम ले। जैसे आबाद एक इदारा है ना, तो आबाद अपने लेवल पे वो करेगा, लेकिन ये कि हर इलाका जो है उसके अंदर जो जो लोग हैं वो अगर थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के और एक सिस्टम बना लेंगे ना, तो वो बेहतर होगा कि अपने शहर को खुद साफ कर सकते हैं। हमें खुद ही अपने आप को निकलना होगा, हमें खुद ही करना होगा। ये तो देखिए, ये ऑफिसर्स हैं जो जॉब करते हैं, वो बेचारा आएगा, वो अपना काम करके चला जाएगा, लेकिन जो हमें दर्द होगा वो उसको नहीं हो सकता, क्यों हमें पता है बेसिकली ये हम फेस कर रहे हैं ना, जो फेस करने वाला है वो ज़्यादा बनिस्बतन काम कर सकता है, वो नहीं कर सकता, उसको ज़्यादा ग्रास रूट लेवल से पता है क्या मसाइल दिखाई दे रहे हैं। दैट इज माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन। राइट, हम ये देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी फ्लरिश कर रही है कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद खासकर, और ये पॉलिसीज बहुत ज़्यादा टाइमली और बहुत ज़्यादा करेक्टली ली गई हैं, जिसका इम्पैक्ट आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज़ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ली और जो पॉलिसीज़ बनाई है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर ये एक अच्छा एस्पेक्ट आया है कि आपकी सीमेंट इंडस्ट्री ने भी ग्रो किया है, स्टील इंडस्ट्री भी ग्रो करती जा रही है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बूमिंग भी आ गया सेक्टर के अंदर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त बिल्कुल डेड हुआ था। सही है। अच्छा, जहाँ तक अप्रूवल्स का ताल्लुक था वो भी बहुत मैस हुआ था। अभी इन्होंने काफ़ी वन विंडोज़ वगैरह इंट्रोड्यूस की हैं, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं, कहीं नहीं भी हो रही। लेकिन ये कि ओवरऑल एस्पेक्ट देखा जाए तो सिस्टम इज़ गेटिंग मच बेटर आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन पैकेज। और जहाँ तक ताल्लुक है कि देखें, छोटे आम आदमी के लिए जो मकानात के लिए ये कर रहे हैं, फैसिलिटेशन कर रहे हैं, तो ये छोटे लोग बेचारे घर के हो जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने तो कभी एक ख्वाब देखा होता है ना। एग्जैक्टली सर, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कराची भी एक बड़ा शहर है और बहुत ज़्यादा दूर तक फैल रहा है, तो आप समझते हैं जो आगे सोसाइटीज़ बन रही हैं या जितनी कॉलोनीज़ बन रही हैं हाईवे के करीब, उनका क्या सिचुएशन होगी जब वो इतनी ज़्यादा आबाद हो जाएंगी? ट्रैफिक का क्या सूरत हाल होगी? ट्रैफिक स्टडी बनानी होगी हमें उसको अपने इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि ट्रैफिक स्टडीज़ हमें जो है ना, सिर्फ अभी नहीं 5 साल 10 साल की नहीं होंगी, ये अगले 50-100 साल के लिए ट्रैफिक स्टडी बनेगी। क्योंकि ये सोसाइटीज़ जो बन रही हैं, ये तो इंटरनल डेवलपमेंट करेंगी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट तो हमने करना है ना। हाईवेज़ का जो रूट्स बनाने हैं, जो ट्रेंचेस बनेंगे, जो अलग अलग हाईवेज़ को लिंक्स किया जाएगा, वो सारी चीज़ें तो हमें देखनी। समझते नहीं अभी नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि कराची के अंदर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है और वर्स्ट ट्रैफिक इन एन आवर जो है वो हो जाती है, और फिर आपको यू हैव नो आइडिया कि कैसे बढ़ जाएगी ये सारी चीज़ें। देखिए, कराची का इसके लिए प्लान करना होगा। इन्होंने मेरे ख्याल से एक मास्टर प्लान का अप्रूव्ड हुआ था और बना भी था, वो पता नहीं अब कहाँ डॉलड्रम्स में है। उसको वो मास्टर प्लान को लेके इसको दोबारा डिज़ाइन करना होगा, क्योंकि उस वक्त जो मास्टर प्लान में ये आया था, जो मुझे नॉलेज में, जो मैंने देखा भी था कुछ, तो वो जैसे नुमाइश के पास से इन्होंने आगे गाड़ियाँ जाने का बंद कर दिया था। बस स्टैंड्स बना के वो बसेस के थ्रू पूरा रूट करना था इंटरनल शहर को। अब वो प्लान ख़त्म हो गया शायद। अब उन्होंने नया क्या प्लान बनाया है किसी को पता नहीं है। अब वो जो मेरे ख्याल से ये आ गया है ना, इसकी जगह आपके क्या ये बस रूट्स बना दिए ना, ग्रीन बसेस का। तो अब ये कि पहले प्लान दूसरा बना, इसके बाद जो आपके क्या है, जो बसेस हैं क्या है वो ग्रीन बसेस वाला जो है, अब वो आ गया है। तो बेसिकली हमारा हर वक्त प्लान चेंज होता जा रहा है। तो अब हमें बैठ के एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा, सिर्फ कराची शहर का नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो फॉर द हाईवेज ऑल्सो। देखिए, जहाँ सिटी प्रोविंस का होगा या पूरे मुल्क का होगा?
पूरे प्रोविंस, पहले तो सबसे पहले हम कराची को कर लेना, कराची को तो हमें देखना ही है। सिंध का एक तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि जो छोटी छोटी सी बाइक्स होती हैं और वो हर जगह से निकल जाती हैं रोड्स के अंदर से, तो उस पर कंट्रोल हो सके। हाँ देखिए वो तो हो, ट्रैफिक का तो जो बाइक्स वालों को तो आप नहीं रोक सकते ना, बाइक्स वालों को तो आप कुछ भी कर लोगे, उनका तो अपना एक एटीट्यूड है, उसके ऊपर ही जाएंगे वो। जहाँ तक ताल्लुक है कि ट्रैफिक स्टडी, हाईवे के ऊपर ट्रैफिक स्टडी होनी चाहिए, जो हाईवे से लिंक करके आएंगे। वैसे तो इन्होंने काफ़ी हद तक हाईवेज के साथ लिंक कर दिए हैं, ब्रिजेस वगैरह, लेकिन ये कि जब भी वो आके लैंड तो कराची शहर में ही करेंगे ना, जो भी गाड़ी वहाँ से निकलेगी। सर गाड़ियाँ तो बन रही हैं ना डेली, और हम देख रहे हैं ऑटो सेल्स को देखें या डिफरेंट चीज़ों को देखें तो यहाँ पर रोज़ नई गाड़ियाँ, रोज़ नई बाइक्स रोड्स पे तो आ रही हैं, लेकिन रोड्स नए नहीं हैं। रोड्स को हमें देखें, अब ये कर तो रहे हैं ना, जैसे एक और ये जो यहाँ से डिफेंस से डिफेंस से जो रोड बन रहा है आपके सामने, कोरंगी क्रॉसिंग से जो स्टार्ट हो रहा है जो हाईवे, तो वो तो लिंक करेंगे वो आपके सुपर हाईवे के ऊपर जो आपके बैरिया टाउन और DHA सिटी के पास जाएगा, लेकिन उससे हमारा काम नहीं हो जाएगा ना। हमें उसको फिर भी देखना होगा कि उसकी ट्रैफिक अगर वहाँ आके सिर्फ आके यहीं कोरंगी में डिफेंस में लैंड कर जाएगी तो एट अ टाइम एक घंटे में कितनी गाड़ियाँ आएंगी। अगर एक साथ सुबह के टाइम पे 50,000 20-25 हज़ार लोग, अगर 50,000 लोग रहते हैं वहाँ से और 10-20 हज़ार गाड़ी अगर वहीं लैंड करती है, तो वो भी देखना होगा कि अगर बीच बीच में ट्रांजिट्स बनेंगे उसमें कितनी लेंगे, तो हमें पूरा स्टडी करना होगा। और नेचुरली जो काम कर रहे हैं इनको बैठ के स्टडी करना चाहिए। कराची के इश्यूज पे डिस्कस हो गए, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की हमने, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं मार्केट के बारे में। सर मार्केट क्या दिखाई दे रही है? एक पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आ रही है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स नज़र आ रहे हैं, वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन नज़र आ रहा है, कैसे देख रहे हैं मार्केट को? मार्केट अच्छी नज़र आ रही है। देखें पाकिस्तान में इस वक्त सबसे जो पोटेंशियल्स तो बहुत अच्छे हैं ना मार्केट में, इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ है, हमारा हर सेक्टर परफॉर्म करता जा रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर अलग ग्रोथ है, टेक्सटाइल सेक्टर की अलग ग्रोथ हैं, आपके सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर, ओवरऑल अफेक्ट जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, ये मार्केट के पास तो ये इसका है। अब अलाइड इंडस्ट्री तो सारी है ना, टाइल्स के अंदर जो सेल्स थी वो बिल्कुल जीरो थी, आज टाइल्स के पास टाइम नहीं है। अच्छा सीमेंट के पास टाइम नहीं है। आप ये सारी इंडस्ट्रीज अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, एक पैकेज के आने के बाद काफी हद तक यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन नजर आती है। बिल्कुल, देखिए ना वजह ये कि ये सारी चीज़ें इसके साथ अलाइंड है ना। अब अलाइन होने के साथ ये कि ये ग्रोथ देंगी तो स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी। अब देखें जब ये लोग डिविडेंड देंगे तो आम आदमी के पास भी जाएगा, तो एक पूरा एक सिस्टम बनता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने जो सारी चीज़ें ली हैं इससे एक पूरा सिस्टम बन गया, मार्केट परफॉर्म कर रही है, आपके स्टॉक मार्केट साथ परफॉर्म करने जा रही है, इसमें इंटरेस्ट आ गया ना। अब देखें ओवरऑल जो बाहर पाकिस्तानी बैठा हुआ था, जहाँ यूके में थे, जो जहाँ थे US में थे, ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं उनका सबका इंटरेस्ट पाकिस्तान मार्केट में तो बहुत ज़्यादा है ना। और ये रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू वो भी आराम से जो है वो मार्केट के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, दूसरा कर भी रहे ना। अब आप नोट करें तो मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो लोकल पाकिस्तानी से ज़्यादा बाहर के लोगों का इंटरेस्ट यहाँ ज़्यादा है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। सर अभी हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं पार्टिसिपेशन तो ज्यादातर स्टॉक मार्केट में लोकल्स की नजर आ रही है, फॉरेनर्स भी ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा लोकल्स पार्टिसिपेट। देखिए फॉरेनर्स ओवरऑल जो आपके क्या कोविड के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लिया था उन्होंने, वो क्या है कि प्रॉफिट टेकिंग करके साइड पे भी हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट है। रीजन क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्या वजूहात है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो देखिए हमारे यहाँ वक्तन फ़वक्तन कभी कहाँ जाती है, कभी कहाँ जाती है, गुगली आ जाती है तो फिर वो बेचारे वैसे ही वो हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ, ये इस मुल्क के साथ है कि हमें एक चीज़, एक स्टैंस लेके एक मुल्क के साथ वफादार होकर चलना होगा। लेकिन अभी जो इन छोटे इन्वेस्टर्स हैं या पाकिस्तानीज हैं उनका एतमाद तो गवर्नमेंट पे नज़र आता है, जिसका इम्पैक्ट हम मार्केट के अंदर देखते हैं डेली बेसिस पे। बिल्कुल है सर, देखिए गवर्नमेंट ने एक अच्छे स्टेप्स लिए हैं। अब आप सोच लीजिए ना, यहाँ कहाँ आप कभी सोच सकते थे कि फौजी फूड के अंदर कितना ही बड़ी ग्रोथ आई हुई है। इनकी जो सेल्स थी, आप अगर पहले की सेल्स देखें और आज की सेल्स देखें, क्योंकि इम्पोर्ट जितना कम हो रहा है तो ये इनकी सेल तो इन्होंने कैटर की ना। इसी तरह फूड आइटम्स में और भी आ गए। आप समझते हैं कि नॉन एसेंशियल आइटम्स पे जो रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ा दी जाती हैं जिसका इम्पैक्ट होता है कि लोग उसे खरीदना कम करें, तो क्या लोग रुक जाते हैं? क्या उनका रुझान कम हो जाता है? कम हो जाता है, हो जाता है। नेचुरली वो अफेक्ट आता है ना। कोई 1 रुपए की एक चीज़ थी, अगर 200 रुपए की थी और जो 1000 रुपए की हो गई और नहीं मिलती है,
कि इंपोर्ट करने वाला भी पीछे हटता है ना बेसिकली। ओके। अब देखिए, अच्छा वो जो कैटर करने वाला है ना, वो है भी 5% लोग हैं। आप 5% भी नहीं लेंगे, 1% या 2% लेंगे जो हाई एंड, टॉप हाई एंड लेने वाले हैं। तो वो टॉप हाई एंड के तो आप क्लाइंट ही कम है ना। असल तो हमारे जो सेल्स आती हैं वो जो आम आदमी के लिए है ना, तो वो सारी चीज़ें तो आपकी जो दूसरे उसमें है, तो बेहतरी की तरफ तो है ना इसमें। राइट और अगर हम बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गैप की, एक्सपोर्ट फ्लरिश कर रही है, रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे हम फॉरेक्स रिजर्व्स देख रहे हैं, तारीख में अब जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें कितना ज़्यादा अब एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा अब मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इस वक्त जो है ना, आप जहाँ तक देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त बहुत पोटेंशियल इसलिए आ गया कि हर जगह लोग इंडस्ट्रीज लगाना चाह रहे हैं। लोग क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि अगर हम इस वक्त इस ट्रेन में नहीं बैठेंगे तो वी विल लूज द ट्रेन। क्योंकि वजह क्या है कि इस वक्त जो एस्पेक्ट्स हैं, आप जाके देखें, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, वो प्राइजेस जो हैं उन प्लॉट्स की 300 टाइम्स बढ़ गई हैं, 200 टाइम्स बढ़ गई हैं। क्यों? कि लोगों का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पोर्ट कासिम के एरिया के अंदर या स्टील टाउन के एरिया में, पोर्ट कासिम ईस्टर्न जोन हो गया, नूरियाबाद हो गया, लोग जाते नहीं थे जहाँ प्राइजेस कम थी। आज लोग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, कोटरी, यानी हर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बहुत डिमांड है, न्यू इंडस्ट्रीज लग रही हैं। तो कहाँ रुझान दिखाई देता है, किस चीज़ की इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा जोर है, टेक्नोलॉजी या डिफरेंट सीमेंट वगैरह? देखिए, टेक्नोलॉजी भी मैं आपको बताऊँ, जैसे हर एस्पेक्ट में है। जैसे पेपर इंडस्ट्रीज वाले, दे आर इंटरेस्टेड टू हैव देयर ओन एरिया ऑफ 100 एकर्स, 200 एकर्स। राइट, सही है। इस तरीके से बाकी भी जो साइट के जो मार्केट के लोग हैं, वो सब लोगों को इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है। टेक्सटाइल सेक्टर वाले जो सिर्फ आपके साइट एरिया में मौजूद थे, अब वो बाहर निकलते जा रहे हैं, अब वो फैल गए। तो नेचुरली देखें, इससे एक एस्पेक्ट तो आ रहा है ना। और देखिए, इससे सबसे बड़ा ग्रोथ क्या आ रहा है कि आपकी जॉब्स मिल रही हैं लोगों को। पहले जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, जॉब्स मिल रही हैं, लोग काफ़ी हद तक आगे जा रहे हैं। अच्छा, लोगों का क्या रुझान पाया जाता है, एंटरप्रेन्योर की तरफ जाने का, या फिर वो अभी भी जॉब्स सीकर ही रहेंगे? क्या रुझान है लोगों में आजकल के न्यू जनरेशन का? देखिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ना। कुछ जनरेशन्स के अंदर, अब जैसे नई जो जनरेशन है उसमें हर 10% या 5% लोग ऐसे होंगे जो एंटरप्रेन्योर की तरफ जाएंगे। राइट। अब आप परसेंटेज वाइज देखेंगे ना, तो कुछ लोग होते हैं वो दे वांट टू गो फॉर द जॉब्स, तो उनको आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सर, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाया जाए तो ज़्यादा फायदे नहीं होंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, और पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छा है। देखिए, हर आदमी का एक एस्पेक्ट होता है ना। अब एक फैमिली के अंदर 5 लोग हैं, उनमें से आप समझ लें 1 या 2 लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर की तरफ जाएंगे, 4 लोग हैं वो बोलेंगे यार हम अपना जॉब पे चले जाएं, वो बेहतर है। क्योंकि हर आदमी का एक माइंड सेट होता है ना, वो अपने माइंड सेट के हिसाब से काम करता है। हर आदमी तो नहीं एंकर बन जाएगा। तो देन तो ये चीज़ तो होती है ना। तो ये तो आपको साथ साथ चलेगा। और दूसरा ये कि जो IT सेक्टर के बाद जो है, इतना वो हो गया है कि लोग एंटरप्रेन्योर कर भी रहे हैं और दूसरे लोग काम भी कर रहे हैं। अच्छा काम हो गया है, और घर से बैठ के भी लोग एग्जैक्टली और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लोगों का रुझान कैसा पाया जा रहा है? या तो वो प्लॉट या जो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट की तरफ जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर वो मार्केट की तरफ आ रहे हैं या बॉन्ड्स वगैरह की तरफ आ रहे हैं? आजकल कोविड की सिचुएशन को देखा जाए तो देखें, जो टेक्सटाइल जो डिफरेंट ट्रेडिंग के आइटम्स भी है ना, तो लोग ट्रेडिंग में भी हैं। ओवरऑल एस्पेक्ट देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ में भी लोग इन्वॉल्व हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लोग इन्वॉल्व हैं। साथ साथ स्टॉक मार्केट के अंदर भी पोटेंशियल नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट, उनको समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म इसीलिए कर रही है कि ये आपके कंस्ट्रक्शन गोल्ड की तरफ इतना रुझान नहीं दिखाई दे रहा अगर प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो नेचुरली देखिए ना, इन्हें पता है कि ये अब स्टील इंडस्ट्री है, कोई भी एक स्टील इंडस्ट्री ले लें या टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, तो वो ग्रोथ करेगी। तो नेचुरली जो छोटा इन्वेस्टर है वो बोलेगा चलो मैं शेयर्स ले लेता हूँ, उसका डिविडेंड ले लूँगा, वो डिविडेंड यील्ड देखेगा, ये देखेगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। बाकी रह गया जो ट्रेडिंग करने वाला है, वो ट्रेडिंग कर लेगा। तो अब बेट नहीं करेंगे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को। राइट, चले कमोडिटी की बात हो रही है, गोल्ड की बात हो रही है, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर तोला प्राइस 99,671 रुपीस, गोल्ड पर 10 ग्राम 85,542 रुपीस, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर $1,778.85, ऑयल WTI पर बैरल $62.03, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $65.97। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 183.50, सेलिंग वाज 185.50, यूके पाउंड बाइंग रही 212 रुपीस, सेलिंग वाज 215 रुपीस, यूएस डॉलर बाइंग रही 153 रुपीस, सेलिंग वाज 153.80, चाइनीज युआन बाइंग एट 23.50, सेलिंग वाज 23.65, Saudi Riyal buying at 40.55, selling was 41.25. UAE dirham buying at 41.55, selling was 42.25. Kuwaiti dinar buying rahi 481.50, selling was 484 rupees. And lastly, Omani Riyal buying rahi 392.50, selling was 394.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइस में एक पॉज नज़र आ रहा है, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस भी यहाँ पर एक पॉज नज़र आ रहा है, लेकिन अगर बात करें डॉलर की तो कुछ एप्रिसिएशन नज़र आ रही है। रुपी काफ़ी हद तक एप्रिशिएट कर रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कुछ एप्रिसिएशन माइनर सी नज़र आ रही है। यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, क्या दिखाई दे रहा है? डॉलर की बात करें, पूरे ग्लोबली बात करें तो यहाँ पर एक वीकनेस नज़र आ रही है, एक वीकन होती हुई सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रुपी एप्रिशिएट कर रहा है और डॉलर डेली बेसिस पे डेप्रिशिएट हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान में जैसे आप देख रहे हैं ग्रोथ की है ना, असल वजह तो पाकिस्तान में नेचुरली ग्रोथ है, सेल्स है, मार्केटिंग। अब इंपोर्ट हमारा कम होता जा रहा है, बिल्कुल, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, तो इस वजह से डॉलर मज़ीद भी नीचे ही आने के चांसेस हैं। क्योंकि जैसे जितना आपका एक्सपोर्ट अच्छा होता जाएगा और जितनी ग्रोथ है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन रेमिटेंस तो और बढ़ती चली जाएंगी ना, बिल्कुल, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है, लोग प्रॉपर्टीज भी बाय कर रहे हैं। आज जो प्रॉपर्टी के अंदर भी थोड़ा बहुत आप देखते हैं तो बाहर से बाइंग तो है ना, लोग इस वक्त इंटरेस्टेड हैं, दे वांट टू हैव अ होम ओवर हियर, राइट, दे वांट टू हैव, यानी हर आदमी जो है उनकी एक, अब कोविड के बाद ज़्यादा हो गया है कि पहले तो वो नहीं सोचते थे, लेकिन अब वो ज़्यादा सोचने में मजबूर हो गए कि पाकिस्तान में अपना घर होना चाहिए, जो घर जो नहीं चाहते थे। क्योंकि ग्लोबली जो सूरत हाल दिखाई देती है, लॉकडाउन और खासकर कोविड आने के बाद जो सिचुएशन हुई है, उसको देखते हुए, उसको देखते हुए इसके अलावा भी क्या है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ना इस गवर्नमेंट के आने के बाद, जो फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है उसके आने के बाद जो है ना, फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी का इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जाके देखें ना, ब्लू एरिया की जो प्लॉट्स का जो बिडिंग हुई थी वो कितनी हाई बिडिंग गई है, यानी कमर्शियल प्लॉट्स की जो रेट्स गए हैं वो स्काई रॉकेट जा रहे हैं ना। तो अच्छा, ऑफिसेस की डिमांड इस्लामाबाद के अंदर इटसेल्फ इज़ टू मच, यानी ऑफिसेस अवेलेबल नहीं है, अच्छे ऑफिसेस स्पेसेस इस वक्त कराची में भी नहीं अवेलेबल है, सही देखा जाए तो ये तो शॉर्टेज, और इस्लामाबाद में तो बहुत शॉर्टेज, काम हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, यानी नई कंपनीज भी बहुत आ रही हैं, तो ये ओवरऑल ग्रोथ है। कोविड के बाद हम देख रहे हैं थोड़ा सा परसेप्शन या थोड़ा सा वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया है। अब क्या दिखाई दे रहा है? टेक्नोलॉजी हर जगह पर है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की जो एक सिचुएशन थी वो कम थी, या जो एक कंपनीज थी यहाँ पर उनकी पार्टिसिपेशन कम थी, अब आप समझते हैं मार्केट के अंदर भी और डिफरेंट फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारी कंपनीज आगे आएंगी? अभी काफ़ी कंपनीज कर रही हैं, परफॉर्म भी कर रही हैं, आगे आ भी रही हैं और मज़ीद भी आएंगी। क्योंकि देखें, असल तो हम लोगों के यहाँ तो अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हुई थी ना, जो बाहर जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, नए नए चीज़ें इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, वरना कभी आप अभी तक हम कैशलेस इकोनॉमी पे नहीं गए। नहीं, वो भी सारा आहिस्ता आहिस्ता हो ही गया है ना। अब देखें ना, अब आप अगर फूड पांडा से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आप कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं किसी भी ऐप पे, तो यू कैन चार्ज योर कार्ड, तो कैशलेस हो गया ना सारा, तो ई कॉमर्स वेबसाइट सारी हो गई ना। तो अब जो ये चीज़ें तो अब हमारे यहाँ कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम घर बैठ के खाना किसी का मंगवा लेंगे, तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई है ना। और साथ साथ आपके यानी हर चीज़ के अंदर टेक्सटाइल वाले भी जो है, जितने भी ब्रांड्स हैं, ये सारे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपके पास आ जाते हैं सारे। तो ये सारी चीज़ें तो टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता जाती जा रही है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आगे जाके आपको यही नज़र आएगा कि हर चीज़ ऑनलाइन होगी, हर चीज़ उनका जो है सिस्टम ई सिस्टम एग्जैक्टली। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर ऑनलाइन होना ये एक अजीब बात होगी, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन की बात करें या डिफरेंट अगर शॉपिंग की बात करें तो जब तक इंसान देख नहीं लेता अपनी आंखों से, जब तक लेता नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जाकर घर लेना या अपनी प्रॉपर्टी बनाना, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इतना फ्यूचर हम आगे जा रहे हैं?
मुझे लगता है कि देखिए ई सिस्टम आ जाएगा, कोई भी कंपनी आज अगर इंट्रोड्यूस करती है सिस्टम अपने यहाँ, सारी चीज़ें यानी ऑनलाइन बेस्ड पे, दे कैन गो एंड सेलेक्ट एन अपार्टमेंट, दे कैन गो एंड यानी हर चीज़ फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। जैसे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, आप करती हैं छोटे एग्जैक्टली छोटे अपार्टमेंट्स हैं तो लोग उसमें रहते हुए अपना घर बना लेते हैं, तो आप समझते हैं ऐसी कोई चीज़ आ रही है इंटरनेट की दुनिया में भी या फिर ई कॉमर्स की दुनिया में भी? आएंगी, लोग इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं और आगे आएगा भी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये भी सेक्टर जो है, क्योंकि देखें यहाँ इस वक्त जो सब यानी इस सेक्टर के अंदर जितने लोग लगे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं, तो दे हैव टू ब्रिंग सम इनोवेशंस इन दिस वर्क, कि जब तक इनोवेशंस नहीं लाएंगे और इजी एक्सेस नहीं होगा। अब देखें ना, आप नया पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर आप जाते हो, इसकी वेबसाइट पे फॉर्म फिल करते हो, आपका सारा प्लग इन हो जाता है, इसके बाद सारी डिटेल्स हो जाती है। लेकिन मैं चाहूंगी इस पे मजीद डिटेल में बात हो और इसके ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम करना चाहूंगी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर या रियल एस्टेट के अंदर ई कॉमर्स की तरह हम शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट पूरे इस पे स्टडी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो आप हमें इंट्रो दे सकते हैं ना इसका। ये हो सकता है ना, देखें आपने एक अपार्टमेंट लिया कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर, उनका पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा। यू गो एंड सेलेक्ट एन अपार्टमेंट, आपको सारा फॉर्म्स आपने फिल किए, सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो गई, पेमेंट्स भी आप बाकायदा अपने ऑनलाइन पेमेंट करेंगे अपने चेक्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें तो हो जाएंगी ना। इसके बाद आपका सारा सिस्टम उनको ऑपरेट करना होगा सारा, तो ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर कोई भी कंपनी करना चाहे तो ये आसान है, और उसमें क्या हो जाएगा कि ये नहीं ब्रोकर्स का और ये सारा थोड़ा सा जो मिडिल मैन का इनकम होती है वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने कराची के इश्यूज, मार्केट, इकोनॉमी और काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी लाइमलाइट में लिया। हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव ग्रोथ नजर आ रही है, ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखी जा रही है और एक अच्छी डेवलपमेंट नजर आ रही है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ besttalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।